व्हाट्सअप ऐसा हो सभी लोग, अच्छा तो बढ़िया ही होंगे, ठीक है ना। सो अभी हम शुरू करने वाले हैं आप लोग का नेशनलिज्म इन यूरोप चैप्टर 1, ठीक है। अब मुझे बहुत लोग बोलेंगे कि भैया इसमें आपने कुछ कुछ पार्ट स्किप कर दिया है ना। देखो मैं कोई पार्ट स्किप नहीं करता हूँ, ठीक है ना। जो पहले वाला जो आप लोग का फ्रेडरिक सोरियो वाला पार्ट है, ठीक है, पेंटिंग वाला पार्ट, ये हम लोग करेंगे लास्ट में, क्योंकि मैं फ्रेडरिक सोरियो वाला पेंटिंग हो गया, ठीक है। एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला जो पहला पिक्चर है, ठीक है ना। उसके बाद आप लोग का मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड का पहला पिक्चर है, ठीक है। ये सब पिक्चर्स जो है मैं एक सेट में कंपाइल करूँगा और एक अलग से हाफ एन आवर का वीडियो करके उसको समाप्त कर दूँगा। तो आप लोग के जो मेन क्वेश्चंस बन सकते हैं मैं उसको उधर डिस्कस कर लूँगा, इसलिए हम इसको छोड़ के रखें, ठीक है ना। अभी हम करने वाले सीधा फ्रेंच रिवोल्यूशन में बढ़ते हैं। रेवोल्यूशंस पढ़ेंगे अभी फेज़ 1। फेज़ 1 मतलब कौन से हो गए आप लोग का, जो यूनिट 1 होगा, ठीक है, यूनिट 1 रेवोल्यूशन का, फिर यूनिट 2, फिर यूनिट 3, ठीक है, बस। फिर यूनिट 4 यूनिट 5 आपका नेक्स्ट में होगा, इसमें होगा यूनिफिकेशन फेज़ 1। क्लियर, लेट्स स्टार्ट। फ्रेंच रिवोल्यूशन एंड आइडिया ऑफ नेशन। देखिए फ्रेंच रिवोल्यूशन कब हुआ था? 1789 को हुआ था, ठीक है। 1789 को होता, इसके पहले का आपको सब स्टोरी 9 थे पता होगा, ठीक है। अब फ्रांस में पता था कि एक फुल फ्लेजेड टेरिटोरियल स्टेट था, ठीक है, जो एक एब्सोल्यूट मोनार्क के अंदर था। एब्सोल्यूट मोनार्क समझते हो, मतलब भैया कि वो जो बोलेगा वही करना पड़ेगा, ठीक है ना, वो किसी के बाउंड में नहीं है, ठीक है। वो अल्टीमेट उधर है वहाँ का, उसको उसके अंदर जो है वही है, ठीक है, उसके अंदर जो है वही है। इट्स अ डिस्पोटिक रूल, इट्स अ डिस्पोटिक रूल। क्लियर, मैं ये बोलता हूँ मोनार्क। अब जो पॉलिटिकल और कुछ कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस लाए थे, जिस ये रिवॉल्ट हुआ। अब रिवॉल्ट या कोई भी रिवॉल्ट करोगे तो वहाँ पर चाहिए यूनिफिकेशन। वहाँ पर लोगों के अंदर एक मेल भाव होना चाहिए, है ना, तालमेल होना चाहिए सबके अंदर, एक सोविनिटी होनी चाहिए, ठीक है ना। अब वो कैसे लाई जाए, इस सोविनिटी ला जाने के लिए कुछ स्टेप्स लिए गए थे, ठीक है। अब वो स्टेप्स को सुन लीजिए, ठीक है, स्टेप्स को सुन लीजिए। So the steps taken in France to you can say to evolve a feeling of nationalism between the citizens were, पहली जो feeling थी, ठीक है ना, that was the ideas of la patrie and la citoyen. La patrie मतलब होता है fatherland, la citoyen मतलब होता है the citizen. Emphasized the idea of a united community enjoying equal rights under the constitution, ठीक है। ये जो आइडियाज थी ला पैट्री की, ला सिटीजन के, इसने नोशन एक एम्फसाइजेशन ऑफ नोशन दिया था, जो जो एक नोशन देती है हमें यूनाइटेड कम्युनिटी, है ना, मतलब एकजुट मिलकर एक कम्युनिटी जो भैया हर राइट्स को एंजॉय कर रही है एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है। ये हो गया पहली बात। दूसरी बात ये थी एक नई फ्रेंच कलर, ट्राई कलर फ्रेंच flag was established, which was basically chosen to replace the former royal standard. जो पहले की रॉयल स्टैंडर्ड थी उसको रिप्लेस करने के लिए एक नई फ्रेंच फ्लैग चूज़ की गई थी, ठीक है। फिर द स्टेट जनरल वॉज इलेक्टेड बाई द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स एंड रीनेम द नेशनल असेंबली। भैया फिर स्टेट जनरल्स जो थी, इट वॉज इलेक्टेड, स्टेट जनरल्स वॉज इलेक्टेड by the body of active citizens and renamed the National Assembly, ठीक है। नए नए हाइम्स को कंपोज कर दिया गया था, ठीक है, नए हाइम्स को कंपोज किया गया, ओथ्स लिए गए थे, मार्टियर्स को कमेमोरेट किया गया था, और इन द नेम ऑफ नेशन एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम बनाया गया था, ठीक है, जो भैया इट हैज़ फॉर्मुलेटेड यूनिफॉर्म लॉस फॉर ऑल द सिटीजन इन दिस टेरिटरी। फिर कुछ भैया इंटरनल कस्टम्स जो भी ड्यूज वगैरह उसको अबॉलिश कर दिया गया था, और यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स ला लिए गए थे, ठीक है। रीजनल डायलेक्ट्स के डिस्कस करके फ्रांस को भैया ऑफिशियल लैंग्वेज, ये कॉमन लैंग्वेज नेशन को मान ली गई थी, ठीक है। एंड द रेवोल्यूशन फॉर डिक्लेयर्ड इट वाज द मिशन एंड द डेस्टिनी ऑफ फ्रेंच नेशन। ये फ्रेंच नेशन की डेस्टिनी है, ये है मिशन है कि हम यूरोप के सब लोगों को क्या करेंगे, लिबरेट करेंगे डिस्पोटिज्म से, ठीक है। इन अदर वर्ड्स टू हेल्प अदर पीपल ऑफ यूरोप टू बिकम नेशंस। क्लियर। When the news of the events in the France reached different cities of Europe, जब ये न्यूज़ भैया इवेंट्स की ना फ्रांस पर, ठीक है ना, ऑफ द इवेंट्स इन फ्रांस अलग अलग जगह अलग अलग सिटीज़ पे रीच कर गई, ठीक है ना, तब जो वहाँ के स्टूडेंट्स थे
वहाँ के जो लोग थे एजुकेटेड मिडिल क्लासेस थे, उन लोगों ने एक क्लब्स बनाने शुरू कर दिया। वो क्लब्स का नाम आप बोलेंगे मुझे अभी, जल्दी बोलेंगे, ठीक है ठीक है। ये क्लब्स क्या करती थी, ये क्लब्स बेसिकली क्या करती थी, इनकी जो एक्टिविटी होती थी और जो कैंपेन्स होती थी वो इट रिक्वायर्ड, जो एक्टिविटीज़ कैंपेन जो है इट रिक्वायर्ड द वे फॉर द फ्रेंच आर्मीज, ठीक है ना, विच मूव इन टू हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड एंड इटली इन 1780s। अब देखिए क्लब्स का नाम था जेकोबिन क्लब्स, ठीक है, समझ गए, जेकोबिन क्लब्स। इन लोग की जो एक्टिविटीज़ थी, कैंपेन्स थे, ठीक है ना, इट प्रिपेयर द वे for the French armies which moved into Holland, Belgium, Switzerland, and much of Italy in the 1790s. With the outbreak of revolutionary wars, the French army began to carry the idea of nationalism abroad. ठीक है, ये फ्रेंच आर्मीज थी भैया, they began to carry the idea of nationalism, जो भैया नेशनलिज्म की आइडिया है उसको भैया अब्रॉड कैरी करना शुरू कर दिए थे, ठीक है। वही हुआ तुम्हें मैंने सिंपली ना, सिंपल 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 वो सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम लगा लिया गया था, ठीक है। फिर वही एस्टेट जनरल जो थे अभी वो लोगों के द्वारा बॉडी ऑफ सिटीजन से इलेक्टेड होती थी, नेशनल असेंबली लिया है। यस, सो हियर वी आर डन विद द फर्स्ट पेज, नाउ लेट्स गो टू सेकंड पेज। Within the wide swath of the territory that came under its control, ठीक है ना, within the wide swath, अब क्या हुआ जब ये भैया न्यूज़ पहुंची है ना अलग जगह पे, तो विद द आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशनरी वॉर द फ्रांस आर्मी बिगेन टू कैरी, अब जो फ्रांस आर्मी थी इट बिगेन टू कैरी द आइडिया नेशनलिज्म अब्रॉड, है ना, बाहर के देशों में फैलाने शुरू कर दिया। अब विद इन द वाइड स्वेथ ऑफ टेरिटरी दैट केम अंडर हिज कंट्रोल, Napoleon set about introducing many of the reforms that he had already introduced France, ठीक है ना। नेपोलियन बोनापार्ट ने सोचा भैया कुछ कुछ ऐसे रिफॉर्म्स लेके आते हैं जो मैंने फ्रांस में ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर दिए थे, ठीक है ना। दो अ रिटर्न टू मोनार्की, मानो सॉरी नेपोलियन जो था, नेपोलियन ने भैया एक आप बोलते हैं डेमोक्रेटिक सिस्टम को मोनार्की में वापस कन्वर्ट कर दिया था, कौन से लॉ से या कौन से कोर्ट से, ठीक है। So he had destroyed democracy in France, but we can say that in the administrative field he had organized revolutionary principles, ठीक है। मतलब उसको बस ऐसे ना ऐसे बाहर से कवर अप कर दिया है, ठीक है, in order to make the whole system more बोलते हो rational and efficient, ठीक है। अब भैया द सिविल कोड ऑफ 1804, अब इसको सिविल कोड ऑफ 1804 ही पूछ सकते हैं आपसे एग्जाम में, ये नेपोलियनिक कोड ही पूछ सकते हैं यार, अलग अलग कोड नहीं है, सेम चीज़ है, दिस इज सेम थिंग, नेपोलियन लॉ ही बोलते हैं बहुत जगह, ठीक है, सेम चीज़ है ये। सो इसके कुछ कुछ बोल सकते हो प्रोविजंस थे, प्रोविजन नहीं इसको हम बोलेंगे, इसके जो कुछ रूल्स थे सुन लीजिएगा, रूल्स बस सिंपल से रूल्स है, ठीक है। इसके रूल्स में ये स्टेट्स होते हैं कि भैया एक तो ये जितनी प्रिविलेजेस थी बेस्ड ऑन बर्थ, है ना, पैदा होने में ये मिलेगी, वो मिलेगा, ये करेगा, वो करेगा, ये सब प्रिविलेजेस डिड अवे विथ ऑल द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, ठीक है, एंड एस्टेब्लिश्ड इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी। क्लियर हुआ कि भैया इट एस्टेब्लिश्ड इक्वलिटी एंड, ठीक है, इक्वलिटी एस्टेब्लिश कर दी थी बिफोर द लॉ एंड भैया सिक्योर्ड द राइट टू प्रॉपर्टी। अब जो ये कोड थी भैया अलग अलग रीजन्स में एक्सपोर्ट कर दी गई थी अंडर फ्रांस कंट्रोल, डच रिपब्लिक, स्विट्जरलैंड, ठीक है ना, इटली, जर्मनी, हर जगह। तो नेपोलियन ने इसको बस सिंप्लीफाई कर दिया था। इट इवन एबोलिश द फ्यूडल सिस्टम, ठीक है। फ्यूडल सिस्टम जो होता है ना, आपको पता ही होगा, लैंड लॉर्ड्स वाला सिस्टम जो रहता है, जिसमें जो लैंड लॉर्ड्स होते हैं वो लोग पीजेंट्स को अपनी लैंड को रेंट पे मतलब वो फसल उगाने के देते हैं, और जो ये फसल उगती है, ठीक है, उसका पैसा उसमें से उनको बहुत परसेंटेज लैंड लॉर्ड्स को मिल जाता है, कुछ मतलब प्रिकल अमाउंट ऑफ परसेंटेज भैया पीजेंट्स को मिलता है, या वर्कर्स जो काम करते हैं उसके खेती पर, ठीक है, उनको मिलता है, ठीक है, अनाज जिसको बोलते हैं ना। तो he abolished the feudal system and freed peasants from serfdom and manual dues. Serfdom and manual dues किसी को सकते हैं like taxes समझ लो, ठीक है ना। जैसे वहाँ हमने क्या देखा था कि भैया वहाँ पर ही फ्री हुई थी, याद आ रही है कि इंटरनल कस्टम ड्यूटी जो थी और ड्यूज को भैया एबोलिश कर दिया था। वहाँ सिमिलरली यहाँ पर सर्फडम मैनुअल ड्यूज को क्या कर दिया, एबोलिश कर दिया गया। टाउन में भैया जो गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस थे उनको भी रिमूव कर दिया गया था, और ट्रांसपोर्ट कम्युनिटी सिस्टम क्या करते थे, इम्प्रूव कर दिया गया था। क्लियर। Peasant artisans, workers and new businessmen enjoyed a new found freedom. जो peasants हो गए है ना, artisans हो गए, workers हो गए, नए businessmen हो गए, उन लोग को एक नई found freedom enjoy करने को मिली,
ठीक है, एक नई फाउंड फ्रीडम, एक बढ़िया फ्रीडम उन लोगों को एंजॉय करने मिली, ठीक है। बिजनेसमैन एंड स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स ऑफ गुड्स, ठीक है, जो दे एंजॉयड अ न्यू फाउंड फ्रीडम, इनको एक नई फाउंड फ्रीडम एंजॉय करने को मिल जाती है, ठीक है यहाँ पर। सो आई थिंक यू आर गेटिंग इट, ओके। तो इनको एक बढ़िया सी एक नई फाउंड फ्रीडम एंजॉय करने को मिल जाती है बेसिकली। एंड भैया businessmen and small scale producers of goods in particular begin to illustrate uniform laws, standardized weights and measures. A common national currency would facilitate the movement and exchange of goods and capitals from one region to another, ठीक है। लेकिन जो भी एरियाज में ये कॉन्कर थे, है ना, जो भी एरियाज में कॉन्कर था उधर रिएक्शन थोड़ा सा अलग हो गया, पता नहीं क्यों। अब रिएक्शन अलग इसलिए था, ठीक है ना, क्योंकि भैया एक तो भैया होलैंड स्वीडन जगह में क्या हुआ ना कि इवन सिटीज इन ब्रुसेल एंड मेंस मिलान वॉर्सो, इसी जगह फ्रेंच आर्मी को भैया देवर वेलकम्ड एज हार्बिंजर्स ऑफ लिबर्टी, वो लिबर्टी हमारी लेकर आ रहे, ऐसे लोगों को बुलाया गया था। लेकिन जो इनिशियल एंथुसियाज्म थी ना लोगों की कि भैया दे हार्बिंजर ऑफ लिबर्टी यार, वेलकम देम, वो फटाक से हॉस्टिलिटी का मतलब कन्वर्ट हो गई, मतलब गुस्से में कन्वर्ट हो गई, समझ पा रहे हो, ये हो गया सिस्टम। क्योंकि भैया ये चीज़ क्लियर हो गई थी कि जो नई एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स थी वो उनके पॉलिटिकल फ्रीडम के साथ हैंड टू हैंड नहीं आई थी, जैसा बताया गया था वैसा नहीं हो रहा था, ठीक है। बिकॉज इट हैज़ इंक्रीज टैक्सेशन, सेंसरशिप, है ना। अब इसकी क्यों ये नेगेटिव ये, बिकॉज इट हैज़ इंक्रीज द टैक्सेशन रेट, सेंसरशिप भी लगा ली गई, फोर्स कंस्क्रिप्शन इनटू फ्रेंच आर्मी इज रिक्वायर्ड टू कॉन्कर द रेस्ट ऑफ यूरोप, ऑल सीम टू आउटवेरी एडवांटेजेस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, ओके। चलो फिर नेक्स्ट पार्ट आ जाओ फटक से, नेक्स्ट पार्ट आ जाओ। अब नेक्स्ट पार्ट सुनिएगा क्या होता है। नेक्स्ट पार्ट बहुत इजी सा है, दिमाग लगाना है इसमें आपको, ठीक है। तो सुनो, आपको मैं एक बात बताता हूँ, बहुत सिंपल से बता रहा हूँ। जो पहला वाला जो हैब्सबर्ग एम्पायर है ना, उसको लीव कर दीजिएगा प्लीज़। हैब्सबर्ग एम्पायर से क्वेश्चन नहीं आएगा, ये लिख के ले लो। एनसीईआरटी में हैब्सबर्ग एम्पायर से कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। लास्ट 10 सारे क्वेश्चन में एनालाइज किए, कुछ नहीं आता है हैब्सबर्ग एम्पायर से, तो उस पर आप चिल मार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। वो आप लीव कर दो, ये जरूरत नहीं पड़नी है, ठीक है ना। एंड सुनिएगा, एरिस्टोक्रेसी एंड न्यू मिडिल क्लास, इसके बारे में बात कर रहे हैं मैं, ठीक है। एरिस्टोक्रेसी एंड न्यू मिडिल क्लास। अब सोशली या पॉलिटिकली क्या हुआ, एक लैंडेड एरिस्टोक्रेसी भैया डोमिनेंट क्लास थी कंटिनेंट की, ठीक है ना। इनके जो मेंबर्स थे जो क्लास के, दे वर यूनाइटेड बाय कॉमन वे ऑफ लाइफ, क्लियर। जो भैया एरिस्टोक्रेट्स के जो मेंबर्स थे वो लोग भैया कॉमन तरीके, कॉमन वे ऑफ लाइफ से क्या थे, कनेक्टेड थे, जुड़े हुए थे, है ना, जुड़े हुए थे। दैट कट अक्रॉस द रीजनल डिफरेंसेस, ठीक है। दे ओन एस्टेट्स इन द कंट्री साइड्स, भैया वो लोग अलग अलग एस्टेट्स कंट्री साइड्स में ओन करते थे, इवन टाउन हाउसेस, ठीक है। वो लोग फ्रेंच बोलते थे, क्यों बोलते थे, फॉर द पर्पज ऑफ डिप्लोमेसी इन हाई सोसाइटी, बिकॉज दे आर लिविंग इन हाई सोसाइटी, ठीक है ना। बिकॉज दे आर लिविंग इन सच सोसाइटीज, उस समय क्या है, डिप्लोमेसी पर्पसेस के लिए भैया उनको फ्रेंच बोलनी पड़ती थी, ताकि वो थोड़े से ना एरिस्टोक्रेट यानी कि लाइट लगे, समझ पा रहे हो। उनकी फैमिलीज भैया दे वर ऑफन कनेक्टेड बाय टाइज ऑफ मैरिज, जो ये विवाह का रिश्ता होता है इससे उनको जोड़ दिया था, इससे उनको कनेक्ट किया जाता था, ठीक है। दे वर ऑफन कनेक्टेड बाय टाइज ऑफ मैरिज। दिस पावरफुल एरिस्टोक्रेसी वॉज हाउएवर न्यूमेरिकली अ स्मॉल ग्रुप। लेकिन ये जो पावरफुल एरिस्टोक्रेसी थी एक छोटी सी ग्रुप थी, ठीक है ना। और जो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वॉज मेड अप ऑफ पेजेंट्री। तो अब देखो, ये आपको थोड़ा सा इमेजिन करना थोड़ा मुश्किल रह सकता है, इसलिए मैं आपको एक ये बना तो जिससे आपको क्या है ना, ये आप डायग्राम थोड़ा याद रखिएगा, है ना, क्योंकि ये आपको एक विजुअल मेमोरी आपको फैब्रिकेट कर देगा। सपोज अगर ये आपका यूरोप है ना, यूरोप तो नहीं पता है, सपोज ये यूरोप है, ठीक है। इसको मैं ऐसे 20 से 22 सेक्शनल कट कर देता हूँ, एमीबा नहीं देता रहा, दिस इज नॉट एमीबा, ठीक है। अब जो हम कन्वेंशनल पकड़ते हैं नॉर्थ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, तो ये क्या होगा, ईस्ट डायरेक्शन होगा, ठीक है, साउथ होगा और ये वेस्ट होगा। मानते हो कि नहीं, डोंट यू गाइस अग्री और नॉट, अग्री और नॉट अग्री, चलो ठीक है, अग्री कर रहे हो, अग्री करते हो कि नहीं, हाँ सर कर रहे अग्री,
अब होता क्या था, वेस्ट में भैया ये एक बंदा था जो काम किया, ठीक है, ये काम कर रहा है। ये लोग कौन है? दे आर बेसिकली टेनेंट्स, स्मॉल ओनर्स, सब है। लेकिन भैया इन लोग अब जो दे आर दिस गाइस आर फ्रॉम वेस्ट ना, इफ यू कैन गो टू ईस्टर्न एंड यू कैन से सेंट्रल पार्ट हुआ, सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप, यूरोप क्या थोड़ी है, या है ना। अब दिस गाइस वर नॉट लाइक देम, दे वर नॉट इंडिपेंडेंट, दे वर नॉट टेनेंट्स, या दे वर नॉट, है ना, लैंड ओनर्स, दे वर नॉट टेनेंट्स या दे वर नॉट स्मॉल ओनर्स, बट इंस्टेड दे वर कंट्रोल्ड बाय समथिंग कॉल्ड अ हेड। एक हेड से कंट्रोल थे वो लोग। कौन से हेड से? दिस वाज समथिंग कॉल्ड सर्फ, ठीक है, सर्फ। समझ लो, ये समझाया, समझिए मैंने क्यों इसे कंटेक्स्ट में कुछ समझा रहा हूँ मैं। ये इसको एक बार मैं डायग्राम बना रहा हूँ, बाद में बस काम में आएगा, ठीक है वाला, जब हम लोग मेन पार्ट समझाएंगे हम लोग को, ठीक है। सो देखो, अब समझिएगा हुआ क्या, ठीक है, कि भैया एक तो जो मैं मेम्बर में बताने आपको, दे स्पोक फ्रेंच फॉर पर्पज ऑफ डिप्लोमेसी इन हाई सोसाइटी, फैमिलीज भी है दे वर कनेक्टेड बिकॉज ऑफ टाइज ऑफ मैरिज। और जो पावरफुल ऐसे बताया आपको, जो वेस्ट थी ना उधर बल्क ऑफ लैम्ब वाज फार्म्ड। जो वेस्ट थी दिस वाज फार्म्ड बाय टेनेंट्स एंड स्मॉल ओनर्स, ठीक है ना। बट सेंट्रल यूरोप और ईस्टर्न में क्या होता, दे वर कल्टिवेटेड बाय सर्व्स, ठीक है, सर्व्स से कल्टिवेटेड होती थी। ये मैं आपको दिखा सकता है, ठीक है ना। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू सी यू, आई मीन शो यू, ओके। ये बात थी। अब वेस्टर्न और पार्ट्स ऑफ सेंट्रल यूरोप में क्या था, ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन meant the growth of towns and the emergence of commercial classes whose existence was based on the production for the market. Industrialization began in England in the second half of 18th century, but in France and parts of German states it occurred only during the 19th century. In its way, new social groups came into a being, a working class population, ठीक है ना, एक मिडिल क्लास मेड अप ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, professionals, and this group was smaller in number till late 19th century. It was among the educated liberal middle classes that the idea of national unity following the abolition of aristocratic privileges, ठीक है ना, following the abolition of aristocratic privileges, yes, right, you were not now, yeah, okay, got it. Yes. Sir, will this Kahani series be retracted again? Kahani series? Yes, right. Kahani series will again be retracted. Don't worry about that. Okay. So, देखो आपको जो समझाया था कि भैया अगर आप सेंट्रल और ईस्टर्न वेस्टर्न यूरोप जा रहे हो, ठीक है ना, मतलब ये वाला पार्ट, दिस वन सेंट्रल और थोड़ा वेस्टर्न, क्लियर है। तो भैया अगर आप ग्रोथ ऑफ इट मीन द ग्रोथ ऑफ टाउन्स, क्योंकि सेंट्रल में मतलब कैसे लोग हैं, सर्फ वाले लोग हैं, वेस्टर्न में कैसे है, ट्रेडिशनल स्मॉल वाले लोग हैं। तो जब इन लोग क्या होगा, इंडस्ट्रीज आएगी, लोग जाएंगे, इंडस्ट्री बिगिनिंग इंग्लैंड एंड सेकेंड हाफ ऑफ सेंचुरी फ्रांस, ठीक है ना, एक नई क्लास आती है, वर्किंग क्लास आती है, एंड मिडिल क्लास मेड अप ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, बिजनेसमैन हो गए, प्रोफेशनल्स हो गए, ठीक है। इट वॉज अमॉन्ग द एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लासेस दैट द आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी फॉलोइंग द एबोलिशन ऑफ द एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस, ठीक है। अब दे वांटेड द एबोलिशन ऑफ एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस वर गेनिंग पॉपुलैरिटी, ठीक है ना, समझ पा रहे हो। अब लिबरल नेशनलिज्म किस चीज़ से स्टैंड करता था, यस, व्हाट डिड द लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर, ठीक है।
याद रखना, जो लिबरल नेशनलिज्म क्या होती है कि दो तरीके से पकड़ी गई थी, ठीक है ना। एक इसके दो स्पीयर्स थे, एक थे इकोनॉमिकल स्पीयर, एक था पॉलिटिकल स्पीयर। क्या था? एक था इकोनॉमिकल एंड वन वाज पॉलिटिकल, ठीक है ना। सॉरी, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। अब इकोनॉमिकल में क्या था कि आइडियाज ऑफ नेशनल यूनिटी इन द अर्लियर 19th सेंचुरी यूरोप वॉज क्लोजली रिलेटेड टू आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म। लिबरलिज्म क्या होता है कि इसका एक लैटिन वर्ड है विच इज लिबर। लिबर मीन्स फ्री। फॉर द न्यू मिडिल क्लास लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी फॉर ऑफ ऑल द लॉस, ठीक है, ऑफ ऑल बिफोर द लॉस। पॉलिटिकली ये क्या किया, इट हैज़ एम्फोसाइज द कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाई कंसेंट, ठीक है ना। जो भैया कंसेप्ट है गवर्नमेंट की, उसको कंसेंट में पकड़ लिया, ठीक है। एज वेल एज इट हैज स्टूड फॉर द एंड ऑफ ऑटोक्रेसी एंड और क्लरिकल प्रिविलेजेस के पीछे इसको पकड़ा गया था, ठीक है ना। जिससे भैया ऑटोक्रेटिकल जो भी चीज़ें है ना, ये क्लरिकल प्रिविलेजेस है, वो क्या हो जाए, बंद हो जाए, ठीक है। एंड भैया इसमें इवन कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट टू पार्लियामेंट को भी एंड करने के लिए बता दिया गया था। 19th century liberals भैया दे वर स्ट्रेस्ड बाय दी और दे स्ट्रेस्ड द इनवायलेबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। क्लियर हो रही बात है? नहीं यूँ सुनो, एक और बार सुन लो। हुआ क्या, सिंपल सा हुआ चीज़, ठीक है ना। सिंपल सा ये चीज़ हो रहा था कि भैया जो न्यू मिडिल क्लास थी, ठीक है ना, अब पॉलिटिकली क्या हुआ कि इट हैज एम्फसाइज्ड द कांसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट। कंसेंट में लेकर आओ, ठीक है, कंसेंट में लेकर आओं। और जब से फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, लिबरलिज्म भैया तब से ऑटोक्रेसी और क्लरिकल प्रिविलेजेस के पीछे पड़ा हुआ है, ठीक है ना। इवन अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, एक रिप्रेजेंट करनी गवर्नमेंट पार्लियामेंट के थ्रू बनाने के लिए, ठीक है ना। 19th century liberals also stressed up the inviolability of the private property, ठीक है। Yet equality before the law did not necessarily stand for universal suffrage। जो इक्विटी बिफोर लॉ थी भैया, ये सिर्फ यूनिवर्सल सफरेज के पीछे नहीं पड़ी हुई थी, कुछ पढ़ो, ठीक है ना। Which marked the first political experiment in liberal democracy. The right to vote and to get elected was granted exclusively to property owning men। अब दिक्कत ये थी, जो राइट टू वोट थी ना, और जो इलेक्टेड की जो ये थी, ये सिर्फ उन लोग को दी गई जिनका प्रॉपर्टी है, मैन हु हैड प्रॉपर्टी, ठीक है ना। लेकिन भाई ऑल वुमेन वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस पॉलिटिकल राइट्स, ठीक है। ओनली फॉर अ ब्रीफ पीरियड इन द जैकोब did all the adult males enjoy suffrage. However, Napoleon Code went back to limited suffrage and reduced women to the status of minor, subjected to the authority of father and husbands. अब 19th and भैया early 20th centuries में women और non property men जो थे ना, they had organized opposition movements। क्या किया था? opposition movements शुरू कर दिए थे, and they were demanding for equality। क्लियर है? अब इकोनॉमिक स्फीयर में क्या हुआ, ये थोड़ा समझना है ना, बहुत इम्पोर्टेंट है। इकोनॉमिक स्फीयर में जो लिबरलिज्म है, इट हैड स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ मार्केट्स। जो मार्केट्स है ना, उनकी फ्रीडम के लिए इट हैज स्टूड, एंड एबोलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल, ठीक है ना। लिबरलिज्म किसके बैठा हुआ था इसके केस में, इसकी वजह से लिबरलिज्म बैठा हुआ था आप लोग के लिए बेसिकली फॉर द, समझिएगा, अब समझिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूँ मैं अभी, है ना। अब इकोनॉमिक स्फीयर में लिबरलिज्म बैठा हुआ था फॉर द फ्रीडम ऑफ मार्केट, फॉर द फ्रीडम ऑफ मार्केट, ठीक है, एंड द एबोलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शन। बराबर, एक तो भैया मार्केट की फ्रीडम होना और स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शन में एबोलिशन होना, ठीक है, इन दोनों चीज़ें बैठा हुआ था। अब 19th सेंचुरी क्या था, एक स्ट्रॉन्ग डिमांड थी, एक स्ट्रॉन्ग डिमांड थी किस चीज़ के लिए, एमर्जिंग मिडिल क्लासेस के लिए। देयर वाज अ स्ट्रॉन्ग डिमांड, ठीक है ना, ऑफ द एमर्जिंग मिडिल क्लास। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ द जर्मन स्पीकिंग रीजन्स, ठीक है ना। एक स्ट्रॉन्ग डिमांड थी एमर्जिंग मिडिल क्लास की, ठीक है। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ द जर्मन स्पीकिंग रीजन्स, ठीक है ना, ये पढ़ सकते हो। अब आई थिंक यू आर गेटिंग इट, ओके, very simple to understand. अब Napoleon's administration had created out of countless small। अब आएंगे हम लोग सॉल्वेंट में, विच इज कस्टम यूनियन। बेसिकली होता क्या था कि अगर कोई मर्चेंट जो है, ठीक है ना, अब भैया इट वाज अ कन्फेडरेशन 39 स्टेट्स, ठीक है ना, एंड ना
जर्मनी वाज अ कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स। अब बेसिकली होता क्या था कि अगर कोई भैया इट हैज पोजेसेस ऑन करेंसी, ओके, एंड वेस्ट मेजर्स, ठीक है। अभी एक मर्चेंट भैया 1833 में हैम्बर्ग से लुक्सेमबर्ग जाना चाहता है, न्यूरमबर्ग जाना चाहता है, to sell his goods, he has to pass through 11 custom barriers and pay a custom duty about 5%, ठीक है ना। मतलब हर custom duty has to pay about in increment of 5%, ठीक है ना। Duties were often levied according to the weight or measurements of the goods, ठीक है ना। As each region had its own system of weights and measures, ठीक है ना, that involved time consuming calculation. The measure of cloth, for example, was the eel, each region stood for the different length. An eel of a textile material bought in Frankfurt would get you 54.7 centimeter of load, ठीक है ना, means 55.1 centimeter, ठीक है ना। एंड इन न्यूरमबर्ग 65, ये आपको जरूरत नहीं है पढ़ने के लिए, ठीक है ना। बस याद रखो मेजर ऑफ लोड जिससे होता है वो ईल से होता है। तो इस प्रॉब्लम को हटाने के लिए, है ना, इस प्रॉब्लम को चेंज करने के लिए Zollverein लगा गई थी। So such conditions are viewed as obstacles to the economic exchange and grew by new commercial classes, ठीक है ना, who argued for the creation of unified economic territory, allowing the movement of goods and people and capital. In 1934 में कस्टम यूनियन भैया of Zollverein was formed in initiative of Prussia, and was which was formed by the most of the German states. अब इस यूनियन ने चाहिए एबोलिश के लिए टैरिफ बाइजर्स को, और जो करेंसीज की नंबर थी 30 से 2 कर दी, ठीक है, 30 से 2 कर दी भैया। इवन तक जो भी नेटवर्क ऑफ रेलवेज थी, इट हैड फर्स्ट सिग्निफिकेंट मोबिलिटी, harness the economic interest to a national unification, a wave of economic nationalism suddenly why nationalist sentiments growing at the time, ठीक है। क्लियर है? अरे बताओ ना क्लियर है कि नहीं। डन। नाउ वी कम टू अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। 1815 के बाद कैसा कंजर्वेटिज्म आया था, चलिए देख लेते हैं, ठीक है। Following the defeat of Napoleon in 1815, European government were driven by a spirit of conservatism, ठीक है। जो डिफीट हो गया नेपोलियन का 1815 में, जो यूरोपियन गवर्नमेंट अब they were driven by a spirit of conservatism. Conservatives believe that the established traditional institutions, है ना, of state and society, monarchy हो, church हो, social hierarchies हो, it should be preserved, है ना। And most conservatives, however, did not propose a return to the society of pre-revolutionary days. तो पहले रिवोल्यूशन, फ्रेंच रिवोल्यूशन पहले जैसे देश थे वैसे नहीं है, मतलब इतना भी इतना भी कंजर्वेटिव नहीं हो सकते थे, मतलब उतना भी नहीं, ठीक है ना। Rather they realized, in fact, to strengthen traditional institutions like monarchy, it could make state power more effective and strong. एक मॉडर्न आर्मी तो मिल रही है, यू आर गेटिंग अ एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, डायनामिक इकोनॉमी, है ना। सच बात क्या सीन चल रहा है। It would basically strengthen the economy, okay, it would basically strengthen traditional institutions also, ठीक है। अब 1850 में क्या हुआ, 1815 में क्या हुआ, जो रिप्रेजेंटेटिव यूरोपियन पावर्स के, है ना, ब्रिटेन, रशिया, वही प्रैप कंट्रीज, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, रशिया, तो they have defeated Napoleon, met at Vienna to draw up settlement for Europe. This congress was hosted by Austrian Chancellor Duke Metternich, ठीक है ना। अब दिस delegates basically drew up the Treaty of Vienna of 1815, ठीक है ना, with the object of undoing जो भी भैया चेंजेस लाए गए थे, ठीक है ना, उसे क्या करना है, undo the changes done by Napoleon during his rule, है ना, नेपोलियन वॉर के समय। और जो बार्बन डिनेस्टी थी, ठीक है ना, विच हैड बीन डिस्पोज ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवोल्यूशन, जो फ्रेंच रिवोल्यूशन का जिसको डिस्पोज कर दिया गया था, ओके, इट वाज रिस्टोर्ड टू पावर, क्लियर है, इट वाज रिस्टोर्ड टू पावर, एंड फ्रांस लॉस्ट द टेरिटरीज दैट इट हैड एनेक्स्ड अंडर नेपोलियन। अब बार्बन डिनेस्टी थी जो भैया फ्रेंच रिवोल्यूशन में क्या कही थी, विच वाज रिस्टोर्ड, पावर के लिए भैया रिस्टोर कर दी गई थी, ठीक है ना, एंड दे विच हैड बीन डिस्पोज ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवोल्यूशन was restored to power, पावर में रिस्टोर कर दी गई, ठीक है ना, एंड फ्रांस लॉस्ट द टेरिटरीज इट हैज एनेक्स्ड अंडर नेपोलियन, क्लियर है। yes, correct. They restored to power and France lost territory, yes, right.
हाँ वही ना, फ्रांस जो टेरिटरीज मिली थी उसको वो लॉस कर गया था, एंड इट वाज रिस्टोर्ड टू पावर, जो फ्रेंच बाबर डिनेस्टी। तो अब से एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक मोनार्कियल सिस्टम बन गई थी, सीरीज ऑफ स्टेट्स भी बना गई थी फ्रांस के, ताकि फ्रेंच का एक्सपेंशन वापस ना हो सके। तो किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स थी, which included Belgium was set up in north and Genova was added to the south. Prussia was given important और new territories in the western frontiers। ठीक है ना, मतलब पूरा उसको एक बोल सकते हैं ना, एक पूरा बंद कर दिया। ठीक है ना, फ्रांस का एक्सपेंशन ना हो पाए, है ना, ये टेरिटरीज थी। ठीक है ना, और भैया बाकी सब उसको मोनार्कियल को पावर दे दिया था, बाबर डिनेस्टी पावर में आ चुकी थी। ट्रीटी ऑफ वीना विद अर्जेंट ऑफ ये सब था इसका इसका जो प्रोविजंस था। ठीक है ना, अब जो मेन इंटेंशन था भैया वो था जो मोनार्की को रिस्टोर करना, जो नेपोलियन के द्वारा ओवरथ्रोन कर दी गई थी, और एक नया कंजर्वेटिव ऑर्डर लाना यूरोप में। अब कंजर्वेटिव रीजन जो थी वो भैया 1815 में जो भी सेटअप की गई थी, दे आर वेरी ऑटोक्रेटिक इन नेचर। ठीक है, वो लोग भैया क्रिटिसिज्म को सह नहीं पाते थे, एंड दे सॉट टू कर्व द एक्टिविटीज दैट क्वेश्चन द लेजिटिमेसी ऑफ द ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट। ठीक है भैया, सेंसरशिप लॉज लगा दिया जाता था, जो भी भैया न्यूज़पेपर में बताया गया था। ठीक है ना, इतना कठोर उन लोग का रूल था। ठीक है, और they were associated with the French Revolution. The memory of French Revolution nonetheless continues to inspire liberals. Clear है? And one of the major issues taken up by the liberal nationalists who criticized the new conservative order was the freedom of press. जो प्रेस की फ्रीडम थी ना, वो भैया आप लोग की हो सकते हो, है ना, जो इसको कंटिन्यूसली इंस्पायर करती है। ठीक है ना, क्योंकि वो अपनी बातों को फैला सकते हैं इस चीज़ से। समझ पा लो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। This was the thing. During the year, we are talking about revolutionaries now. During the years following 1815, जो fear of repression था, वो बहुत सारे liberal nationalists को भैया अंडरग्राउंड फेंक दिया। ठीक है ना, क्योंकि secret societies now sprang in many European societies to train revolutionaries and spread their ideas to be revolutionary at this time. ठीक है ना, sprang in many European cities to train revolutionaries and spread their ideas to be revolutionary at this time, meant a commitment to oppose monarchical forms that had been established under the Vienna Congress and to fight for liberty and freedom. समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो कि नहीं? एंड मोस्ट ऑफ डिसीजन ऑल्सो सॉ द क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट। लोग देख रहे थे कि भैया नेशन स्टेट बनानी पड़ेगी, सब लोग एक कल्चर से बाइंडेड हो एज ए नेसेसरी पार्ट ऑफ द स्ट्रगल फॉर द फ्रीडम। ठीक है ना, अब एक ऐसा इंडिविजुअल था भैया इटलियन रेवोल्यूशन तक, किसी मजनी करके नाम से आजकल उसका क्वेश्चन बनेगा लिख के ले लो। ठीक है ना, देखने सेट पर आएगा उसका क्वेश्चन किसी मजनी के ऊपर। ठीक है, नाउ दिस गाय वाज बेसिकली बॉर्न इन जेनोवा। ठीक है, किसी भी मजनी कैसा इंडिविजुअल था उस भैया जेनोवा में बॉर्न किया था 1807 में। ठीक है ना, ही बिकेम अ मेंबर ऑफ सीक्रेट सोसाइटी कार्बोनरी एट द एज ऑफ 24। ठीक है, सॉरी, कार्बोनरी का मेंबर बन गया था सीक्रेट सोसाइटी जब 24 साल का हुआ था भैया। ठीक है, 24 साल का जब हुआ था वो एग्जाइल में भेज दिया गया था 1831 में, क्योंकि ही वॉज अटेम्प्टिंग रेवोल्यूशन इन लिंगुरिया। ठीक है, लिगुरिया में वो क्या कर रहा था, ही वॉज अटेम्प्टिंग रेवोल्यूशन। ओके, और उस दो अंडरग्राउंड सोसाइटी बनी थी, एक थी यंग इटली इन मर्सेस एंड यंग यूरोप इन बर्न। ठीक है, और इसके जो मेंबर्स थे देवर लाइक यंग माइंडेड, लाइक सेम लोग थे, आइडियोलॉजी बहुत सेम थी इन लोग की, पोलैंड, फ्रांस, इटली। ये वो चाहते थे बस कंजर्वेटिव रूल जो है, जो कंजर्वेटिव रिजाइम है उसके अगेंस्ट फाइट करना चाहते थे। ठीक है ना, वो लोग चलो फाइट करना चाहते थे, और वो बस दे वांटेड टू फाइट फॉर लिबर्टी एंड फ्रीडम। ठीक है, और मजीद हमेशा बिलीव करता है कि जो गॉड है उसने भैया नेशंस को नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड दिया है, मतलब, और सो इटली कुड नॉट कंटिन्यू। ठीक है ना, ये जो नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड मतलब इटली ये स्मॉल स्टेट्स किंगडम्स के पार्ट नहीं बन सकता, लेकिन इसको एक सिंगल यूनिफाइड नेशन बनना पड़ेगा। सो ही आस्क्ड फॉर यूनिफिकेशन। तो यूनिफिकेशन जो है भैया वही एक इटली लिबर्टी को साथ दे सकता है, और यही मॉडल को सुन के जो सीक्रेट सोसाइटीज थी भैया, जो सेटअप इन जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड एंड पोलैंड। ठीक है, जर्मनी, फ्रांस। अब ये इतना मर्जिनी जो रेलेंटलेस ऑपोजिशन देता था मोनार्की को। ठीक है ना, और उसका जो विजन था डेमोक्रेटिक रिपब्लिक्स का, है ना, डेमोक्रेटिक जो उसका जब उसका सोचने का ढंग था, उसका विजन था भैया, उसको उससे कंजर्वेटिव बहुत डर जाते थे, फाइटिंग दी कंजर्वेटिव्स। मेटरनिक ने एक बहुत इसके स्टेटमेंट में बोला है, द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। मेटरनिक ने बोला था कि ये जो बंदा है सबसे खतरनाक है, द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। ठीक है, इसी के साथ आप लोग का कंप्लीट हो गया फेज़ 1। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे बेसिकली यूनिफिकेशन एंड बिल्डअप फेज़ 2 में, एंड लास्ट P3 जस्ट
एलिगोरी कर सकते हो उसमें आप लोग, ठीक है ना, या इसमें हम कंबाइन कर देंगे. सो लेट्स सी वट एवर वी लाइक. Now let's meet the, now this will be uploaded from 3:20 or you can say 3:25 a.m. Next we will meet at 4:05, not at 4:05, we will meet at 4:15 to, you can guess, 4:30 a.m. next lecture. Okay.